नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। हम सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से, वीरेश हिरेमत है फिनलिट कंसल्टिंग से, और जी चंद्रशेखर जी हैं जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट, कमोडिटी गुरु, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ईटी नाउ स्वदेश को इमर्जिंग बिजनेस चैनल का अवार्ड दिया गया है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के साथ जिस तरह के ईटी नाउ स्वदेश की धाक भी बढ़ती जा रही है, लॉन्च के 1.5 साल के भीतर स्वदेश को अब तक 7 अवार्ड मिल चुके हैं और अब देश के सबसे बड़े एग्री एक्सचेंज एनसीडीएक्स की तरफ से ईटी नाउ स्वदेश को यह सम्मान दिया गया है। इंडस्ट्री की मौजूदगी में ईटी नाउ स्वदेश को यह सम्मान दिया गया है। कमोडिटी मार्केट कवरेज की इंडस्ट्री ने भी वहां पर, इंडस्ट्री के जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने हमारे कमोडिटी कवरेज की सराहना भी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज सबसे पहले बात हम करेंगे 2000 के नोट को जो वापस लेने का फैसला लिया गया है, इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ इसका क्या कनेक्शन है, क्या असर होगा, ज्वेलरी शॉपिंग क्या बढ़ने वाली है, क्या इसका असर होगा, क्या 2000 के नोट का इस्तेमाल ज्वेलरी शॉपिंग के लिए किया जा सकता है। तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने ज्वेलरी बाजार का जायजा लिया और ग्राउंड की रिपोर्ट जानने की चाहिए कि वहां पर क्या हाल है। रिजर्व बैंक ने जो ऐलान किया है 2000 रुपए के नोट को विड्रॉल का, उसका ज्वेलरी बाजार पे क्या असर है, इसी का जायजा लेने के लिए हम हैं मुंबई के जवेरी बाजार में। देश का सबसे बड़ा ये ज्वेलरी मार्केट है। यहाँ पर ज्वेलर से पूछेंगे और समझेंगे कि जो रिजर्व बैंक का ऐलान है उसका ग्राउंड पे कितना असर है। देखो, ऐसा है ना कि ज्वेलरी ही एक ऐसा जगह है या प्रॉपर्टी जहाँ पे बड़ा कैश एडजस्ट हो सकता है। केवाईसी नॉर्म्स हम लोग उसका देख के ही करेंगे, नो डाउट। बट जैसे ही ये नोट बैन का डिसीजन हुआ है, हमारे यहाँ पे ग्राहकों की कतार लगी है, इंक्वायरीज बढ़ गई है कि 2000 के नोट लेंगे, और हमारे हिसाब से 2000 के नोट लेजिटिमेट है, अभी चालू है, तो हम उसको रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते, हमको लेना ही है, हमको, हमारे पास कोई और चारा नहीं है उसमें। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लोग सभी जानते हैं, अवेयरनेस बहुत आ गई है, तो उनकी प्लानिंग भी है, वो इस हिसाब से खरीदेंगे। और ज्वेलरी में सेल जहाँ होगा ऐसा कोई ज़रूरी मुझे नहीं लगता है। और अभी 9 दिन हुए हैं तो इतना कोई कमअप भी नहीं है। ज्वेलरी पे, बेसिकली ज्वेलरी पे अब तक तो कोई कस्टमर हमारे पास आया नहीं कि भाई हमको सोना दो या सोना लो, और ये 2000 के नोट है अब तक। लेकिन डेफिनेटली ये क्रश जो आएगा लास्ट मोमेंट में आ सकता है, तो हम लोग प्रिपेयर्ड है कि भाई अगर आवे तो बैंक तो नोटें ले रही है, तो हम लोगों से, कस्टमरों से नोट लेंगे वो और वापस बैंक में डिपॉजिट करेंगे। मुंबई के जवेरी बाजार में हमने कई सारे ज्वेलर से बात की है और उनके मुताबिक जो रिजर्व बैंक का फैसला है 2000 के नोट को विड्रॉ करने का, अभी तक उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन 4 महीने का वक्त है और आगे चल के जो स्थिति है किस तरह की होगी वो देखने लायक रहेगा। अनुराग शाह, ईटी नाउ, मुंबई के लिए। सर, ये ज्वेलर्स का रिएक्शन था, हालांकि अभी तक उस तरह का किसी तरह का रिस्पांस ऐसा नहीं है कि लोग पहुंच रहे हो 2000 नोट के जरिए वो ज्वेलरी की शॉपिंग करना चाह रहे हो। आपको सर नोटबंदी का आपने देखा, उस दौरान सोने चांदी की खरीदारी पुराने नोट से उस समय किए गए थे, क्या लग रहा है इसका कुछ ज्वेलरी इंडस्ट्री को कुछ फायदा होगा? हाँ ज़रूर। जिन लोगों का पास ये 2000 का नोट है, बंडल्स ऑफ 2000 नोट जो शायद अनअकाउंटेड हो सकता है, उनको कहीं ना कहीं तो इसे देना है। वो अपने बैंक का खाते में तो डाल नहीं पाएंगे शायद, तो दे विल गो टू ज्वेलरी शॉप एंड बाय गोल्ड। क्योंकि हमने पिछले बार नोटबंदी के टाइम भी देखा है कि कहीं पार्टीज दे वेंट टू द ज्वेलर्स, सब कैश दिया और गोल्ड ले लिया है। ऐसे ही अभी भी होने का संभावना है, मगर एक फ़र्क है, वो जो पहले नोटबंदी हुई थी इट वाज ओवरनाइट एंड इट वाज सडन, मगर ये जो 2000 का ये जो विड्रॉवल है, नोटबंदी नहीं है, ये तो विड्रॉवल है और 4 महीने का मोहलत भी दिया है। और हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से नया 2000 के नोट्स मार्केट में आ नहीं रहे हैं, और बैंक में जितने भी डिपॉजिट होते हैं बैंक उसे री इश्यू नहीं करता। तो ये प्रोसेस ऑफ विड्रॉवल ऑफ 2000 रुपये नोट तो एक साल से जारी है और अभी 4 महीने का मोहलत भी दिया गया। तो मुझे
कोई अब हमारा इकोनॉमी में कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है, और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए भी शायद ज़रा सेल बढ़ सकता है, मगर कोई इट वोंट मेक अ बिग डिफरेंस एट ऑल। ओके चंद्रशेखर सर, अब आपसे मेरा सवाल गोल्ड और सिल्वर को लेकर होगा। 1500 रुपए के आसपास रिकॉर्ड से सोना नीचे आ चुका है, 5000 रुपए से 6000 रुपए के आसपास का करेक्शन चांदी में भी आ चुका है। क्या लग रहा है, ये खरीदारी का मौका है और लॉन्ग टर्म के निवेशकों को आप क्या सलाह देंगे? करेक्ट, दो तीन कारण हैं। गोल्ड जो 2000 का ऊपर चला गया और अभी जो 2000 का नीचे आ चुका है, क्योंकि ये जो संकेत काफ़ी क्लियर है कि जो यूएस में डेट सीलिंग है वो लगभग अब उसका एक सॉल्यूशन तो निकल जाएगा इस हफ्ते में। तो वो जैसे उसका सॉल्यूशन के ओर हम जाते हैं तो जो अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरा, कई लोग अभी भी इंतज़ार करते हैं कि जो ब्याज दर बढ़ रहा था वो अभी बंद हो जाएगा। मैं मानता हूँ, या मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जून महीने में और एक रेट हाइक होने का संभावना मैं देखता हूँ। इट इज़ स्टिल पॉसिबल, क्योंकि उनका लेबर मार्केट यूएस में काफ़ी अभी भी मजबूत है। इन्फ्लेशन वो कोई बड़े पैमाने में गिर नहीं रहा है, तो जून में और एक रेट हाइक होने का संभावना मैं देखता हूँ। आई विल नॉट बी सरप्राइज, पुट इट दैट वे। तो इसके वजह से डॉलर में ज़रा मजबूती भी आ रहा है। ये सब हेडविंड बन गया है गोल्ड को। और दूसरा है फिजिकल डिमांड काफ़ी कमज़ोर हो चुका है चीन में और भारतवर्ष में, जो विश्व के दो बड़े बाजार है, और हमारा करेंसी भी कमज़ोर हुआ है ज़रा, विच मेक्स गोल्ड मोर एक्सपेंसिव। तो मैं देख रहा हूँ गोल्ड एटलीस्ट अभी तो मई महीने के आखिर में हम आ चुके हैं, जून महीना तक, जुलाई महीने में भी शायद एक दायरे में रहेगा। बट आई एम बुलिश ऑन गोल्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 का लास्ट क्वार्टर, जब एक ज़रूर मौका आएगा रेट कट के लिए। ओके, तो ये व्यू आपका गोल्ड का एक ब्रॉडर आउटलुक आपने सुना कि लास्ट क्वार्टर में 2023 के लास्ट क्वार्टर में जो एक अच्छी तेजी फिर से वहां पर बन सकती है। लेकिन जिस तरह के करेक्शन आए हैं उसमें कई सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने बेच दिया है। वीरेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, सुमन जैन है गंगानगर से, गोल्ड इन्होंने बेचा है 59,856 में। क्या करना चाहिए? अभी इनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, निकल जाए या उनको फायदा होगा? क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग विश्व मोहन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कंग्रेचुलेशन ईटी नो के लिए थैंक यू सर। अवार्ड से सम्मानित होने के कारण। जैसे गोल्ड की बात की है तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन का देखा गया तो पिछले गुरुवार और शुक्रवार को मार्केट पूरा गिरा था, और शुक्रवार को मार्केट में जो भी है रिकवरी आ चुका था। 1950 का एक लेवल था, वहां पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आया हुआ है। जैसे चंद्रशेखर सर ने कहा है कि एक लॉन्ग टर्म में मार्केट एक बुलिश व्यू रहेगा, तब तक के लिए मार्केट एक दायरे में ट्रेड करेगा। जो इन्वेस्टर बेच के रखा हुआ है उनके आसपास है तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि शाम के सेशन में मार्केट में एक हल्का सा एक उछाल आने का एक्सपेक्टेशन है। लगभग मेरे को लगता है 60,600 का लेवल तक मार्केट में एक उछाल आ सकता है। इसलिए हमारा सलाह रहेगा कि एक बार एग्जिट करके चलना चाहिए। सतवीर है पानीपत से, इन्होंने इंट्राडे में चांदी में क्या करना चाहिए, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस लगा ले? भूपेश जी क्या सलाह देंगे सतवीर जी को, चांदी में क्या करे? जी नमस्कार विश्वमोहन जी, सबसे पहले आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ कि Thank you, चैनल sir. लगातार एक से एक अवार्ड जीतता जा रहा है। इसी के साथ मैं चांदी की बात करूंगा। चांदी में 73,000 अभी 200 के भाव चल रहे हैं। 73,500 के ऊपर चांदी में एक अच्छी तेजी के भाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने जो ऊपर के भाव से 78,000 के भाव से जो करेक्शन लिया था उसका लगभग कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है। उम्मीद है 73,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तो अपसाइड में 74,100 और उसके ऊपर निकलता है तो 76,200 से 300 के भाव आने वाले इस हफ्ते के लास्ट डे तक संभावित रहेंगे। एक सवाल मुकेश सोनी का है, 4 लॉट इन्होंने जिंक खरीदा है भूपेश जी, 225 रुपए 40 पैसे में, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए इनको मुकेश जी को? जी, जिंक का अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर जिंक के चार्ट का बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जिंक में अभी कोई विशेष तेजी दिख रही है।
क्योंकि जिंक के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है और यहाँ से लगातार गिरावट देखी जा रही है पिछले कई महीनों से। जिंक में 260 से लेकर अभी तक कहीं कोई पुल बैक, अच्छा खासा कोई पुल बैक भी नहीं आया है। इसलिए मेरा मानना रहेगा कि इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 221 का फॉलो करना चाहिए। आइदर ये जब तक बाजार 230 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें बेसिक प्राइमरी ट्रेंड रिवर्सल की भी संभावना नहीं रहेगी। अगले दर्शक हैं नीरज हैं दिल्ली से। सिल्वर मिनी इन्होंने बेचा है 72,800 रुपए में। वीरेश जी, क्या करना चाहिए इनको सिल्वर मिनी में? देखिए, सिल्वर जैसे सिल्वर का रेगुलर ट्रेड होता है उसी ट्रेंड को सिल्वर में भी फॉलो करता है। हमें लगता है जैसे भूपेश ने बताया कि 73,500 का ऊपर एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। हमारा ये भी मानना है कि इवनिंग सेशन में मार्केट 73,700 तक का ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए हमारा ये सलाह रहेगा इनके लिए एक बार लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि उतना तेज गिरावट का उम्मीद तो नहीं है। हमारा सलाह रहेगा कि एग्जिट करके वेट करना चाहिए। क्रूड और नेचुरल गैस, चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल आगे रहेगी? हालांकि यहाँ पर भी कोशिश हो रही है लगातार रिकवरी की, लेकिन वो रिकवरी आ नहीं पा रही है। हर तेजी पर बिकवाली हावी हो रही है। अब लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जहां पर दबाव दिख रहा है। एमसीएक्स पर हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी कमजोर है। क्या लग रहा है, क्रूड की चाल क्या रहेगी और नेचुरल गैस की चाल क्या रहेगी सर? क्रूड की चाल अभी भी ज़रा कमज़ोर ही रहेगी आगे जा कर के द रेस्ट ऑफ दिस मंथ और जून में। मगर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में काफ़ी मेरे नज़र में काफ़ी क्लियरली मैं देख रहा हूँ कि सप्लाई टाइटनेस आएगा मार्केट में क्रूड ऑयल का। इसके 2 या 3 कारण है। एक है चीन का, मैं डिमांड बढ़ते हुए देख रहा हूँ। चीन का इंपोर्ट भी आप अप्रैल के आंकड़े देखेंगे तो उनका इंपोर्ट बहुत अच्छा है और उनका रिफाइनिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी तरह चल रहा है और एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, क्रूड प्रोडक्ट्स का भी बढ़ रहा है चीन से। नंबर 1। नंबर 2, हमारा इंडिया का भी, भारतवर्ष का भी इंपोर्ट काफ़ी अच्छी तरह बढ़ रहा है। बट मोर इम्पॉर्टेंट, इनके जो ओपेक प्लस का जो उत्पादन की कटौती है, दैट टेक्स इनटू इफेक्ट, कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मई। तो आगे जा कर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम ज़रूर काफ़ी एक टाइट सिचुएशन हम देखेंगे और वो टाइट सिचुएशन विल गेट वर्स, क्योंकि यूएस में रिग काउंट और भी कम होते दिखाई दे रहा है। यूएस का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस मैं देखता हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ज़रूर क्रूड ऑयल मार्केट में तेज़ी आने का संभावना है। मार्केट 70 या $75 में नहीं रुकेगा, $80 का ऊपर जाएगा। और जैसे मार्केट टाइट होते दिख रहा है, सप्लाई टाइट होते दिख रहा है, तो स्पेकुलेटिव कैपिटल भी इस मार्केट में आ जाएगा, विच विल हैव एन एग्जैजरेटेड इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस। तो मैं $80 से ऊपर ही मैं मार्केट को देख रहा हूँ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, और $90 तक जाने का संभावना भी मैं देख रहा हूँ। ओके, यानी $80 से $90 तक भी क्रूड के भाव जा सकते हैं। एक सवाल भी चूरू राजस्थान से था, उनका सवाल क्रूड और एनजी पर ही था। भूपेश जी, क्या सलाह देंगे उनको, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए उनको? जी, सबसे पहले क्रूड की बात करें तो क्रूड में मार्केट अभी चार्ट पर एक छोटे जोन में ट्रेड कर रहा है, जिसका जोन के लेवल 6033 से लेके नीचे में 5900 तक के रहेंगे। आइदर साइड का ब्रेकआउट होने के बाद ही इसमें कोई बड़ी तेजी या मंदी देखी जा सकती है, अन्यथा ये बाजार 6033 से लेके 5900 के मध्य ट्रेड करता रहेगा। वहीं दूसरी बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में बाजार मुझे लगता है कि अभी मार्केट पिछले कई दिनों से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेके ट्रेड कर रहा है। 209 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें पॉजिटिविटी बनी रहेगी। मुझे लगता है इंट्राडे में जो स्टॉप लॉस हमें फॉलो करने चाहिए वो 204 के फॉलो करने चाहिए। अपसाइड में 215 और 222 के टारगेट फिर से संभावित रहेंगे। अगले दर्शक है आशीष है राजस्थान से, कि आने वाले दिनों में कॉपर का भाव क्या होगा? वीरेश जी, क्या लग रहा है, कॉपर को लेकर क्या आउटलुक है? विश्वमोहन, जिस तरह के मार्केट कॉपर में गिरावट देखने को मिला है, इसका एक इम्पोर्टेंट कारण है कि चीन से डिमांड न आने के कारण है।
जब तक चीन से एक्सपेक्टेड डिमांड नहीं आएगी, जो हमको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में देखने को मिलेगा, तब तक कॉपर में एक गिरावट जारी रहेगी। आज के सत्र के लिए देखा तो हमारा सलाह रहेगा कॉपर में एक बिकवाली करके जा सकता है। मार्केट हमें लगता है 712 का लेवल तक गिरने का एक संभावना है। बेस मेटल में आपकी टॉपिक क्या होगी भूपेश जी? कहां पे आज पैसा लगाना चाहिए? अगर बेस मेटल में कोई टॉप ट्रेड चुनना हो शाम के सत्र के लिए तो क्या सलाह देंगे? जी, वैसे अभी हाल फिलहाल कॉपर का ट्रेड नेगेटिव बना हुआ है, परंतु कॉपर अगर 720 के ऊपर निकलता है तो मुझे कॉपर लेना पसंद रहेगा, जिसका स्टॉप लॉस 716 का रहेगा। अप साइड में टारगेट फिर से 725 और 729 रुपए के रहेंगे। ओके, चंद्रशेखर सर, बेस मेटल्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या लग रहा है यहाँ पर? बेस मेटल में भी काफ़ी दबाव है, मैं देख रहा हूँ। खास चीन का वजह से ही ये दबाव है। सिर्फ एल्यूमिनियम ज़रा वो क्या कहते हैं, इट इज़ बकिंग द ट्रेंड। मगर बेस मेटल्स में भी जैसे ही चीन का जो ग्रोथ रेट इम्प्रूव होते जाएगा, और ज़रूर जाना भी चाहिए इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, ज़रूर अगस्त सितंबर अक्टूबर में एक अपसाइड रिस्क ज़रूर बेस मेटल्स के लिए देख रहा हूँ। इट विल बी डिमांड ड्रिवन प्राइस इंक्रीज। और कॉपर में खास करके मैं, जो सबसे बड़ा उत्पादक है चिली में ज़रा देर आर सप्लाई रिलेटेड इश्यूज, तो उसके वजह से भी मार्केट को ज़रा सपोर्ट मिलने का संभावना है। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब मार्केट ज़रा दायरे में रहेगा, नरमी रहेगी मार्केट में, मगर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ज़रूर एक उछाल आएगा अक्रॉस द बोर्ड इन बेस मेटल्स। ओके सर, चंद्रशेखर सर, एक सवाल कॉटन को लेकर होगा। कॉटन को लेकर एक तरफ तो यील्ड अपना घटता जा ही रहा है, 2015 के बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर यील्ड में कमजोरी की वजह से उत्पादन कम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो भाव को लेकर क्या अनुमान है? भाव भी आज काफी एमसीएक्स पर कमजोर दिख रहे हैं, अराइवल्स के भी प्रेशर अब बढ़ गए हैं, जो रुके हुए अराइवल्स थे वो भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है सर? नहीं, मेरा अनुमान है कि कॉटन के जो भाव अब नरमी दिखाई दे रहा है हमें, दिस इज ए सीजनल फैक्टर है। मगर आगे जाकर के जैसे बुवाई के आंकड़े निकलेंगे और एल नीनो का असर हमें दिखाई देगा, हमारा उत्पादन कम होने का संभावना है। मगर एट द सेम टाइम अमेरिका से जो आंकड़े आ रहे हैं, ज़रूर अमेरिका का उत्पादन बढ़ने का संभावना बहुत अच्छा है। तो सप्लाईज, विश्व बाजार में सप्लाईज अच्छा रहेगा अमेरिका के वजह से, और चीन का जो डिमांड है वो ज़रा धीमी गति से चलेगा, उसका असर हमें विश्व बाजार में दिखाई दे रहा है। मगर हमारा देश में हम देखेंगे तो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल खास करके कॉटन का काफ़ी टाइट है। जी जी। इस साल हमारा एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहेगा हमारा इंपोर्ट। 15 लाख बेल का मैं इंपोर्ट के आंकड़ा है वो मानता हूं, और हमारा एक्सपोर्ट होगा 11 या 12 लाख बेल, यानी और इंपोर्ट विल बी मोर देन एक्सपोर्ट। तो काफ़ी टाइट सिचुएशन है। ओके, चलिए, शुक्रिया चंद्रशेखर सर आपका, भूपेश जी आपका, वीरेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन जाते जाते आपको एनसीडीएक्स से एमडी अरुण रस्ते साहब से हमने खास बातचीत की, उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, आइए वो सुन लेते हैं। देखिए, हम इसको लॉन्च करेंगे अगले महीने। 2 चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो मेजर पार्टिसिपेशन आता था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस बेल्ट से, और इस बेल्ट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उनके लिए ये एक मेजर बूस्ट होगा, क्योंकि इनके पास चना था, सोयाबीन था, और ये जब चला गया है तो उनके पास कोई कमोडिटी बड़ी वाली बची नहीं थी। और सोयाबीन और चने के जाने के बाद कोई मेजर अगर कमोडिटी बचती है तो वो ग्राउंड नट है। ग्राउंड नट इज सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी एज फार एज एडिबल ऑयल इज कंसर्न। तो दिस इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाला बात है, विद शेल होगा, पर हम इसको अगले महीने लॉन्च करते हैं, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। तो वी एक्सपेक्ट लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स to come in and a lot of participation in this particular contract. We did very well with ESEP goal, and I'm very sure we will do very well with
groundnut also. ओके, यानी सब गोल में को काफी अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है, दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट को देखकर भी पता चल रहा है सर। लेकिन कई सारे ब्रोकर्स वगैरह, कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी शिकायत रहती है कि जो फंडामेंटल्स है उसके साथ कमोडिटी की, एग्री कमोडिटी की चाल नहीं होती है। क्या वजह है? क्या जो नैरो वॉल्यूम की वजह से हो रहा है, या क्या दिक्कत हो रही है? ग्राउंड पे उस तरह का अवेयरनेस नहीं हो रहा है? देखिए, दो चीजें होती है। एक तो लोगों में जब वाइडर पार्टिसिपेशन होगा तो अपने आप कमोडिटीज का जो ग्राउंड में लोगों की मतलब लोगों में जो भ्रांति फैली हुई है कि फ्यूचर और स्पॉट अलग हैं। भाई फ्यूचर क्या है? स्पॉट आज जो है उसमें आप कैरी कॉस्ट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जो आपकी वेयर हाउसेज की है कॉस्ट ऐड कर दीजिए, रिस्क फैक्टर ऐड कर दीजिए, फ्यूचर कॉस्ट होता है। तो फ्यूचर आपको इंडिकेट करता है कि आज की स्पॉट प्राइस क्या है। तो दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। किसी पॉइंट पे जाके मतलब स्पॉट और फ्यूचर दोनों कन्वर्ज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर अमेरिका में चल रहा है और इंडिया में स्पॉट चल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। फ्यूचर भी आपको इंडिकेट करता है कि स्पॉट कहां पर जाने वाला है 3 महीने के बाद। तो ये भ्रांतियां हैं, ये थोड़ी एजुकेशन के बाद अपने आप निकल जाएगी। और हम इसमें मैं आप जैसे चैनल का मतलब आपको मैं श्रेय देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत सी एजुकेशन की है, हमें सपोर्ट किया है। जो जनरल पब्लिक है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें से ये भ्रांति दूर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। सर, ऑप्शंस अभी तक नॉन एग्री में क्लिक हो रहा है, लेकिन एग्री में नहीं। हालांकि जो अंडरलाइंग फ्यूचर्स है वही बहुत ज्यादा नहीं क्लिक हो रहा है, तो ऑप्शंस कैसे नहीं होगा? तो ऑप्शंस को कैसे प्रमोट किया जाए ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि फार्मर्स के लिए तो काफी सही टूल्स है। दो चीजें हैं। देखिए, हमने ऑप्शन एंड गुड्स किया था और वो काफी सक्सेसफुल रहा था। देखिए, मतलब एक जनरल पार्टिसिपेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि कमोडिटीज बहुत टफ मार्केट है। तो कमोडिटीज के लिए अवेयरनेस नहीं है, पहली चीज। दूसरा, ऑप्शन के लिए अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए हमारे आईपीएफटी में हम ऑप्शंस के लिए और कमोडिटीज के लिए, दोनों के लिए हम लोग इस वक्त काफी एजुकेशन कर रहे हैं। पिछले साल हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, कॉलेज कनेक्ट। तो जो हमारी अगली जनरेशन आएगी उसको जब बीकॉम और एमकॉम के लेवल के लोगों को इसमें हम पार्टिसिपेट करवाएंगे। और दूसरा, हम स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस वक्त टारगेट कर रहे हैं जो सेकंड एंड थर्ड टीयर जो सिटीज हमारी हैं उनको, जो इक्विटीज में थोड़ा डर के जाते हैं पर कमोडिटीज में जाते ही नहीं, ये सोच के कि कमोडिटीज कैसे होगा। अब हम उनको एग्जांपल देते हैं कि निफ्टी है, वैसे हमारा एग्रीटेक्स भी हुआ करता था, या हमारा सोएटेक्स है। तो इंडेक्स पे हम आ चुके हैं। तो अगले 2 या 3 साल में भी एक्सपेक्ट कि एग्री ऑप्शंस भी इसी तरह बढ़ेंगे जैसे इक्विटीज में, या इक्विटीज में ऑप्शंस बढ़े हुए हैं। सर, ग्राउंडनट के बाद कोई अगला कॉन्ट्रैक्ट जिस पे आप लोग विचार कर रहे होंगे? अन्य नॉन एग्री में भी आप स्टील में काफी अच्छा कर रहे हैं, तो नॉन एग्री साइड में, एग्री साइड में कोई और नया कॉन्ट्रैक्ट जिस पर विचार हो रहा हो? देखिए, एग्री साइड में एक और ऑयल है जिस पर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। इस वक्त तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं है। पर दूसरा एक मेजर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो जो अभी कहीं ट्राई नहीं हुआ है दुनिया में, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी मतलब प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी बना चुके हैं हम, 2 उसकी मीटिंग हो चुकी है और बहुत जल्द उसका हम रेगुलेटर को अपना प्रपोजल भेजने वाले हैं। वो है कार्बन फ्यूचर्स।